अच्छा देखिए, कल टेस्ट हुआ था, टेस्ट में कोई अगर डिफिकल्टी है आप लोगों को, कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो वो क्वेश्चन अगर आप पूछ लेंगे मैं आपको बता दूंगा, नहीं तो हम आगे पढ़ लेते हैं। और आगे भी हमने वही चैप्टर पढ़ने जो लास्ट के हैं, पहले भी आपको मैं बता चुका हूँ कि लास्ट के चैप्टर्स हमने पहले करने हैं, और वो चैप्टर्स दोबारा रिपीट भी होंगे एनटीटीएस के स्टूडेंट्स के साथ। तो जो प्रीवियस चैप्टर था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, ये भी रिपीट करेंगे हम एनटीटीएस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ। तो जिस स्टूडेंट्स को अगर पढ़ना है ये चैप्टर, तो वो लास्ट में बिल्कुल पढ़ सकता है, क्योंकि लास्ट में इसलिए कि आपको आपके क्लासेस जो है इंटर के भी स्टार्ट हो जाएंगे, तो उनका भी बर्डन होगा, इसलिए मैंने ये चैप्टर आपको शुरुआत में ही पढ़ा लिए, ताकि आखिर में एंड में आप फ्री हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, अगर नहीं पढ़ना चाहते तो आपकी मर्जी है। अब उसके बाद जो एंड का टॉप चैप्टर है जो पीएमसी के सिलेबस के अंदर अभी है, अच्छा वो है थर्मोकेमिस्ट्री का है, चैप्टर नंबर 11। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 11 से, थर्मोकेमिस्ट्री से स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा देखिए, थर्मोकेमिस्ट्री में एक्चुअली हम कैलकुलेशन करते हैं जो हीट एब्जॉर्ब या रिलीज होती है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, क्योंकि हमने पढ़ा कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं उनमें या तो हीट एब्जॉर्ब होती है, वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, और वो रिएक्शन एंडोथर्मिक होते हैं, या वो रिएक्शन हीट को रिलीज करेंगे, एक्सोथर्मिक होंगे। और थर्मोकेमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं जो हीट एब्जॉर्ब होती है या रिलीज होती है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। तो देखो इसकी डेफिनेशन है, branch of chemistry which deals with calculation or measurement of heat absorbed or released during chemical reaction क्योंकि केमिकल रिएक्शन के दौरान या तो हीट एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी, मतलब रिएक्शन या तो एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ टर्म्स हमने पढ़ना है। एक तो हीट, अच्छा हीट एक्चुअली क्या है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है। देखो जो एनर्जी ट्रांसफर होती है, जो एनर्जी की ट्रांसफर है या तो वर्क की सूरत में होती है, अगर वर्क होगा तो भी एनर्जी ट्रांसफर होगी, या जो एनर्जी ट्रांसफर होती है वो हीट की सूरत में होती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर, ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। तो देखो हीट क्या है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी from one body to other body due to difference
टेम्परेचर, इसका मतलब है हीट फ्लो तब करते जब टेम्परेचर का डिफरेंस हो। अगर टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं है तो हीट का फ्लो नहीं होगा। देखो, हीट का फ्लो तब होता है जब टेम्परेचर में फर्क होता है, ठीक है। अगर एक सपोज करते हैं ठंडा पानी है, दूसरा गर्म पानी है, जब दोनों को मिलाएंगे तो उनका बिल्कुल ही टेम्परेचर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब है हीट का जो फ्लो है ये तब होता है जब टेम्परेचर में कोई डिफरेंस हो। अगर टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं है तो हीट का फ्लो नहीं होगा। अच्छा, देखिए सपोज करते हैं जो सराउंडिंग है, जो सिस्टम है, सिस्टम कभी कभी होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और सिस्टम हॉट हो जाता है, सिस्टम गर्म हो जाता है, और उसकी जो सराउंडिंग है उसका टेम्परेचर कम है, तो फिर हीट का फ्लो क्या होगा, सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ जाएगा, मतलब हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाएगा। देखो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो सिस्टम है वो हॉट हो जाता है, जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो सिस्टम क्या हो जाता है, हॉट हो जाता है, और फिर सिस्टम क्या करता है, हीट को रिलीज करता है, और वो हीट किधर जाती है, सराउंडिंग में जाती है। सराउंडिंग का जो टेम्परेचर वो बढ़ जाता है और सिस्टम का टेम्परेचर आस्ते आस्ते कम होने लग जाता है। अगर सपोज करते हैं सिस्टम का टेम्परेचर कम है, सिस्टम का टेम्परेचर कम है और सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है, तो हीट जो फ्लो करेगी वो सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ फ्लो, जो हीट फ्लो करेगी वो सराउंडिंग से किधर जाएगी, सिस्टम की तरफ फ्लो करेगी, ठीक है। तो इसका मतलब है जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है वो हीट की सूरत में होता है, ड्यू टू डिफरेंस आता है टेम्परेचर, टेम्परेचर में फर्क की वजह से। अच्छा, अब आते हैं टेम्परेचर। तो टेम्परेचर एक्चुअली क्या है, मेजरमेंट है ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स की, उसी की हम क्या करते हैं, मेजरमेंट कर देते हैं। मेजरमेंट है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट मॉलिक्यूल्स, या रैंडम मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। रैंडम मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स या डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, जो डिग्री है किसकी, हॉटनेस या कोल्डनेस की, इसको मेजर करते हैं किसी टेम्परेचर से। अच्छा, तो देखिए ये थर्मोकेमिस्ट्री है, तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे थर्मोकेमिकल रिएक्शंस, थर्मोकेमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं इसके अंदर, क्योंकि जो हीट एब्जॉर्ब होती है या रिलीज होती है उन थर्मोकेमिकल रिएक्शंस की वजह से होती है। थर्मोकेमिकल रिएक्शंस पढ़ने हैं, थर्मोडायनामिक भी हमने पढ़ना है इसके अंदर। Thermochemical reactions, those chemical reactions in which material change along with energy change, मतलब ऐसे केमिकल रिएक्शंस जिनके अंदर क्या होता है, मैटर चेंज हो जाता है, मटेरियल चेंज हो जाता है, अलॉन्ग विथ एनर्जी चेंज, मतलब मटेरियल चेंज होगा और
उससे क्या होता है, मटेरियल भी चेंज होता है और एनर्जी भी चेंज हो जाती है। जो मेटर है वो भी चेंज हो जाता है, कोई नई चीज बन जाती है और साथ में एनर्जी या तो रिलीज होती है एब्जॉर्ब, तो उनको हम क्या कहेंगे, थर्मोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। अब देखो थर्मोकेमिकल रिएक्शन जिसकी एग्जांपल ये है, कार्बन है ये, कोल, इसको जला रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई। तो देखो मटेरियल चेंज हो गया, नई चीज बन गई। कोयला था, कार्बन था, उसको हमने जलाया ऑक्सीजन के साथ, क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गया, कार्बन, और प्लस में हीट भी रिलीज हो गई। तो इस रिएक्शन को हम कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक वो होंगे जो हीट को रिलीज करेंगे, मतलब प्रोडक्ट भी बनेगा और साथ में हीट भी रिलीज होगी, और जो हीट रिलीज होगी वो किधर जाएगी, सराउंडिंग में जाएगी। इसका मतलब है सिस्टम हॉट हो जाएगा। देखिए अगर सपोज करते हैं जिस तरह ये जो है कोयले को हम जलाते हैं कहीं भी, तो वहां पे देखो हीट प्रोड्यूस होती है, हीट रिलीज होती है, और जो सिस्टम होगा जिसमें वो तजुर्बा हम कर रहे हैं, वहां से वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, वो बहुत ज्यादा हॉट हो जाएगा, वहां से हीट रिलीज होगी जो किधर जाएगी, सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ाएगा, इर्द गिर्द का जो टेम्परेचर होगा वो बढ़ जाएगा। तो ये थर्मोकेमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर देखो मटेरियल चेंज हो गया है और अलॉन्ग एनर्जी भी चेंज हुई है और हीट रिलीज हुई है। अच्छा दूसरा देखो, कार्बन सॉलिड है ये, प्लस सल्फर है ये, इसको हमें हीट देनी पड़ेगी। देखो कार्बन उसके साथ सल्फर, ये बेटा कार्बन है और ये सल्फर है, हालांकि कार्बन सेम है, ऑक्सीजन सल्फर का एक ग्रुप है, ग्रुप भी सेम है उनका, मगर ये रिएक्शन एंडोथर्मिक, कार्बन डाइसल्फाइड बनेगा मगर आपको हीट देनी पड़ेगी, आप हीट देंगे तब जाकर कार्बन डाइसल्फाइड बनेगा, तो ये रिएक्शन एंडोथर्मिक हो जाएगा। इसका मतलब है रिएक्शन वेसल के अंदर अगर आप कार्बन लेंगे और सल्फर लेंगे, कार्बन लेंगे और सल्फर, अगर हीट नहीं देंगे तो कार्बन डाइसल्फाइड नहीं बनेगा जब तक आप हीट नहीं सप्लाई करेंगे, तो ये रिएक्शन एंडोथर्मिक हो जाएगा। तो थर्मोकेमिकल रिएक्शन दो टाइप के हैं, एक होते हैं एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक का मतलब होता है हीट को रिलीज कर देते हैं, जिस तरह कंबस्शन ऑफ गैसोलीन, गैसोलीन जो होता है ना पेट्रोल, गाड़ी का इंजन के अंदर कंबस्शन होती है इंटरनल, तो इंजन बहुत गर्म हो जाता है और वो हीट को क्या कर देता है, रिलीज कर देता है, हीट को क्या कर देता है, रिलीज कर देता है, उससे वर्क भी होता है, जो इंजन है वो वर्क भी करता है और कुछ जो हीट है वो रिलीज हो जाती है। इसका मतलब है जो एनर्जी चेंज हुई, अच्छा उसमें कुछ हीट की सूरत में, अच्छा दूसरा वर्क की सूरत में। देखो उस इंजन ने कुछ काम भी किया है, उसके पेट्रोल के जलने से कुछ वर्क भी हुआ है, गाड़ी ने मूव भी किया है, मगर सारी एनर्जी वर्क में तब्दील नहीं होगी, सारी एनर्जी जो होगी वर्क में तब्दील नहीं होगी और कुछ वेस्ट भी हो जाती है, जाया भी हो जाती है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, अब एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड, और थर्मिक से मुराद है हीट। इसका मतलब है हीट आउटसाइड रिलीज हो, दोज केमिकल रिएक्शंस
which release heat, जो हीट रिलीज करें फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, मतलब सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ, मतलब जो हीट रिलीज होगी वो सिस्टम से निकलेगी, किधर जाएगी, सराउंडिंग में जाएगी। अच्छा, एग्जांपल, कंबशन ऑफ गैसोलीन, गैसोलीन की जब कंबशन होती है उसमें भी हीट रिलीज होती है। कंबशन ऑफ कोल, कोल की जब कंबशन होती है तो भी हीट रिलीज होती है। तो आगे मैं आपको पढ़ा दूंगा कितने एक्सोथर्मल रिएक्शंस हैं, क्योंकि आगे एक्सोथर्मल रिएक्शन की हमने बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना है। यहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं एक्सोथर्मल रिएक्शन का। अच्छा, तो मीथेन है प्लस ऑक्सीजन, मीथेन की कंबशन कर रहे हैं प्लस ऑक्सीजन, तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनेगा, और प्लस में हीट भी रिलीज होगी। तो एक्सोथर्मल रिएक्शन बहुत ज्यादा है, आगे हम डिटेल के अंदर एक्सोथर्मल रिएक्शन को पढ़ लेंगे। एक्सोथर्मल रिएक्शन फर्स्ट, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, इंक्रीजेस, पहले सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, सिस्टम बिकम्स हॉट, सिस्टम जो होगा वो गर्म हो जाएगा, which release heat to surrounding, finally temperature of surrounding increase, सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। एक्सोथर्मल रिएक्शन के अंदर अब आते हैं एंडोथर्मल रिएक्शन। अच्छा, एंडो लफ्ज का मतलब होता है इनसाइड, थर्मिक से मुराद होता है हीट, इसका मतलब है हीट। अच्छा बेटा, कंबशन हाइड्रोकार्बन की हो, कंबशन जितने भी कंबशन रिएक्शन से सारे एक्सोथर्मिक होते हैं। हाइड्रोकार्बन की कंबशन हो, फ्यूल की कंबशन, एक्चुअली जो गैसोलीन है वो भी हाइड्रोकार्बन ही है, हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है, ठीक है। तो एंडोथर्मिक का मतलब है हीट जो होती है वो अंदर जाती है सिस्टम के अंदर, सिस्टम हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। Those chemical reactions which absorb heat
फ्रॉम सराउंडिंग, सराउंडिंग से वो हीट को एब्जॉर्ब करें, मतलब हीट जो होगी वो सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ जाएगी। आप देखो इसकी एग्जांपल है H2 प्लस IT, हाइड्रोजन और आयोडीन, इसको हम हीट देंगे तभी बनता है किस क्या HI बन जाता है, हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाता है। अगर हीट नहीं देंगे तो HI नहीं बनेगा। इन एंडोथर्मल रिएक्शन फर्स्ट टेम्परेचर of system falls down, मतलब एंडोथर्मल रिएक्शन में सिस्टम क्या होता है, ठंडा हो जाता है। एंडोथर्मल रिएक्शन जब भी होगा ना तो सिस्टम का टेम्परेचर फॉल करेगा, गिरेगा, फिर सिस्टम क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है। देन सिस्टम absorb heat from surrounding, उसके बाद सिस्टम क्या करता है, आस्था हीट को एब्जॉर्ब करता है, सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करता है, एंड टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग डिक्रीज, सराउंडिंग का टेम्परेचर कम हो जाएगा। पता क्यों? क्योंकि हीट ट्रांसफर होगी सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ गई। अब देखो एंडोथर्मल रिएक्शन में पहले सिस्टम का टेम्परेचर गिर जाता है। एंडोथर्मल रिएक्शन का मतलब ये है कि पहले सिस्टम का टेम्परेचर गिर जाएगा, कम होगा, फिर सिस्टम क्या करेगा, सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करेगा, सराउंडिंग से हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने से सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा और सराउंडिंग का टेम्परेचर आस्ते आस्ते कम होने लग जाता है। तो इसका मतलब है एंडोथर्मल रिएक्शन में सिस्टम का जो टेम्परेचर है शुरू में कम होता है और वो हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है सराउंडिंग से, फिर सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ता है और सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होने लग जाता है। जबकि एक्सोथर्मल रिएक्शन में सिस्टम का टेम्परेचर पहले बढ़ता है, सिस्टम हॉट हो जाता है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, जब उसको बीकर के अंदर डाल देंगे, सल्फ्यूरिक एसिड को आप बीकर के अंदर डालेंगे और पानी भी ऐड करेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड, तो वेसल हॉट हो जाता है, वेसल गर्म हो जाता है और थोड़ी देर के बाद उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि वो हीट को रिलीज कर देती है। हीट को क्या कर देती है, रिलीज कर देती है, किस तरफ, सराउंडिंग की तरफ। अच्छा, या जिस तरह चाय है, गर्म है और वो हीट को क्या करती है, रिलीज कर देती है सराउंडिंग की तरफ, थोड़ी देर के बाद वो ठंडी हो जाती है, क्योंकि उसने जितनी भी हीट थी वो उसने रिलीज कर दी सराउंडिंग की तरफ, उसका टेम्परेचर अब सराउंडिंग के बराबर हो गया। या ठंडे की बोतल है, गर्मी के अंदर रखने से वो क्या हो जाती है, थोड़ी देर के बाद वो गर्म हो जाती है, क्योंकि वो हीट को क्या कर रही है, बाहर से एब्जॉर्ब कर, हीट को बाहर से क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी और उसका टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर हो जाता है बाद में। तो एक्सोथर्मल रिएक्शन में पहले सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ता है, सिस्टम हीट रिलीज करता है, जो वेसल होती है वो हॉट हो जाती है, फिर वो हीट को क्या करती है, आस्ते आस्ते रिलीज करती है इसकी तरफ, सराउंडिंग की, और जिसकी वजह से सराउंडिंग के टेम्परेचर में थोड़ा इजाफा हो जाता है, सिस्टम का टेम्परेचर कम हो जाता है। जबकि एंडोथर्मल रिएक्शन में क्या होता है, सिस्टम का टेम्परेचर पहले फॉल होता है, गिरता है, फिर सिस्टम क्या करता है, हीट को बाहर से एब्जॉर्ब करता है और जिसकी वजह से सिस्टम का जो टेम्परेचर है उसमें थोड़ा इजाफा हो जाता है और सराउंडिंग का टेम्परेचर में कमी हो जाती है। अच्छा, तो इस शिफ्ट के अंदर हमने
एक्सोथर्मिक भी डिटेल में पढ़ना है, एंडोथर्मिक रिएक्शन भी आगे मैं पढ़ा दूंगा आप लोगों को। इनके टाइप्स मैंने नहीं पढ़े, बहुत सारे रिएक्शन हैं कि कौन से प्रोसेस एंडोथर्मिक है, कौन से प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, जैसे न्यूट्रलाइजेशन है, सॉल्यूशन है, हीट ऑफ फॉर्मेशन है, बहुत सारे आगे टॉपिक आएंगे जिनको हम डिटेल में पढ़ लेंगे कि कौन से एक्सोथर्मिक है, कौन से एंडोथर्मिक है। ठीक है, अब हम आते हैं थर्मोडायनामिक। अच्छा, थर्मो का मतलब होता है हीट, थर्मो कहते हैं हीट को, और डायनामिक का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन। या एक्सचेंज। अच्छा, तो थर्मोडायनामिक में हमने क्या पढ़ना है? हीट की एक्सचेंज पढ़नी, जो एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, देखो थर्मोडायनामिक जो है वो डील करता है एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन को। The study of heat transformation या एक्सचेंज। क्योंकि हमें पता है कि एनर्जी, हमें पढ़ा था फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स में, आगे पढ़ेंगे कि वो कहता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ना तो एनर्जी को हम पैदा कर सकते हैं, ना इसको फना कर सकते हैं, मगर इसको हम चेंज कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो थर्मोडायनामिक भी यही कहता है। थर्मोडायनामिक के लॉज हैं, एक है फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक, दूसरा है सेकंड ऑफ थर्मोडायनामिक, थर्ड ऑफ थर्मोडायनामिक भी है। ठीक है, तो थर्मोडायनामिक जो है वो एक्चुअली डील करता है एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन, एनर्जी के तबादले, एनर्जी की एक्सचेंज, जिस तरह एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना। जिस तरह सपोज करते हैं अब हमारे पास एनर्जी की शॉर्टेज आ गई है, बिजली की लोड शेडिंग बढ़ गई है, तो हमारे पास एक अल्टरनेट सोर्स है एनर्जी का, वो है सन। तो इसका मतलब है हम सोलर एनर्जी को यूज कर सकते हैं, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील कर सकते हैं, जिसके लिए सोलर प्लेट्स हैं जो अभी बिल्कुल सस्ती भी हो रही है मार्केट के अंदर, ताकि जो जिन लोगों को इस तरह का प्रॉब्लम है, सपोज करते हैं बिजली का मसला है, जिनका मतलब सपोज करते हैं मशीनें वगैरह नहीं चलती हैं, तो वो सोलर एनर्जी को यूज कर सकते हैं, सोलर एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हैं, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील कर सकते हैं। जिस तरह कोयला है घर में, उस कोल की एनर्जी को भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील किया जा रहा है। तो एनर्जी के एक फॉर्म को हम दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अच्छा, अब थर्मोडायनामिक जब हम पढ़ेंगे, जब एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, तो उसके अंदर कुछ टर्म्स भी हैं जिनको हम कहते हैं थर्मोडायनामिक टर्म। थर्मोडायनामिक की अपनी लैंग्वेज है जिसके अंदर अभी हम यूज करते हैं सिस्टम, तो ये सिस्टम थर्मोडायनामिक की लैंग्वेज का है। ठीक है, दूसरा सराउंडिंग, तो सराउंडिंग भी थर्मोडायनामिक की लैंग्वेज है। और स्टेट, ये तो हो गया थर्मोडायनामिक, ये हमने आगे डिटेल में पढ़ना है, लॉज भी पढ़ने थर्मोडायनामिक। तो ये लफ्ज की मीनिंग मैंने बता दिया आपको, एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन। तो थर्मोडायनामिक टर्म्स होंगे, एक है सिस्टम, दूसरा है सराउंडिंग, तीसरा स्टेट। देखो सिस्टम, सराउंडिंग और स्टेट। तो पहले आते हैं सिस्टम के। देखो सिस्टम ये है कि जहां भी कोई हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो यूनिवर्स का पोर्शन हम एक्सपेरिमेंट के इस्तेमाल करते हैं, उसको हम कहते हैं सिस्टम। द पोर्शन ऑफ यूनिवर्स
which is under observation, which is used for practical purpose, is known as system. सबको कहते हैं लेबोरेटरी है। लेबोरेटरी के अंदर आपने कोई केमिकल लिया है, रिएक्शन वेसल के अंदर, रिएक्शन वेसल है जिसके अंदर आप कोई केमिकल का रिएक्शन करवा रहे हैं, तो रिएक्शन वेसल में जो भी केमिकल्स होंगे उनको हम कहेंगे सिस्टम। मतलब जिन केमिकल्स के ऊपर तजुर्बा कर रहे हैं उन केमिकल्स को हम सिस्टम बोलेंगे। और जाहिर रिएक्शन वेसल है, उसकी एक अपनी बाउंड्री भी है। रिएक्शन वेसल की क्या होगी, एक बाउंड्री हो, बाउंड्री के बाहर जो कुछ है उसको हम कहेंगे सराउंडिंग। अगर जो रिएक्शन वेसल के अंदर केमिकल्स हैं, जो रिएक्शन वेसल के अंदर केमिकल्स हैं, अगर वो हीट रिलीज करते हैं, सपोज करते हैं अपने रिएक्शन वेसल करते हैं ऐसे केमिकल ये जो हीट को रिलीज कर रहे हैं, तो पहले तो ये होगी वेसल हॉट होगी, जो रिएक्शन वेसल होगी वो हॉट हो जाएगी। अगर आप टच करेंगे आपको फील होगा कि ये हॉट हो गई है। वो हीट को क्या करेगी, रिलीज करेगी किधर, सराउंडिंग की तरफ। मतलब जो लेबोरेटरी है उसके अंदर, अगर सराउंडिंग के अंदर, और थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे जो रिएक्शन वेसल होगी उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, क्योंकि उसने हीट को क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। हीट को रिलीज किया है तो उसका मतलब है एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ। जबकि एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो सिस्टम है, कभी कभी ऐसा होता है दो केमिकल मिलाते हैं, ठीक है, सिस्टम का टेम्परेचर जो होता है वो मतलब कम होता है, और फिर सिस्टम क्या करता है, हीट को बाहर से एब्जॉर्ब करता है, उसको में हीट सप्लाई करते हैं। जब तक हीट सप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो रिएक्शन नहीं होगा। सपोज करते हैं सुबह सुबह हम चाय बनाते हैं तो उसके अंदर दूध, पत्ती वगैरह जो शुगर है वो सारी मिला देते हैं, मगर ऐसे नहीं बनेगी जब तक उनको हम हीट सप्लाई नहीं करेंगे। हम हीट सप्लाई करेंगे, हीट सप्लाई करने के बाद चाय बन जाएगी, मगर ये समझें कि प्रोसेस जो एंडोथर्मिक है उसमें हमने हीट को सप्लाई किया, हीट हमने प्रोवाइड की इसको, सराउंडिंग से हीट सिस्टम की तरफ गई है। तो थर्मोडायनामिक जो लैंग्वेज है उनमें एक इस्तेमाल होता है सिस्टम, दूसरा होता है सराउंडिंग, और तीसरा होता है स्टेट। स्टेट का मतलब इस सिस्टम की प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करता है, सिस्टम का वॉल्यूम, सिस्टम का टेम्परेचर, उसका इंटरनल एनर्जी, मतलब जितने भी सिस्टम की प्रॉपर्टीज हैं उन सबको डिस्क्राइब कौन करेगा, स्टेट डिस्क्राइब करता है। तो पहले पढ़ते हैं हम सिस्टम को। द पोर्शन ऑफ यूनिवर्स which is under observation. देखो यूनिवर्स का पोर्शन जो अंडर ऑब्जर्वेशन हो, जो प्रैक्टिकल के लिए इस्तेमाल हो, उस पोर्शन को हम क्या कहेंगे, सिस्टम बोलेंगे। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, एक रिएक्शन वेसल है, देखो रिएक्शन वेसल है, इसके अंदर हमने लिया है कंपाउंड, ईस्टर, और दूसरा लिया वाटर। देखो इसके अंदर क्या लिया हमने, ईस्टर लिया है और प्लस वाटर लिया है, तो इसके अंदर जो केमिकल से ईस्टर वाटर उसको हम कहेंगे सिस्टम है ये। देखो ईस्टर और वाटर जो भी केमिकल है, लाजमी नहीं ईस्टर वाटर हर जगह, कोई भी केमिकल आपने लिए हैं, जिन केमिकल के ऊपर आप तजुर्बा कर रहे हैं। अब देखो रिएक्शन वेसल में तो बहुत ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, इसका मतलब रिएक्शन वेसल में जो भी जिनके ऊपर तजुर्बा कर रहे हैं आप लोग, जिन केमिकल को केमिकल्स को आपने मिलाया है, आपस में रिएक्शन करवाया है, तो उनको कहेंगे सिस्टम। सोडियम वाटर है ना, अगर सपोज सोडियम को अपने पानी के अंदर ऐड कर दिया, सोडियम और वाटर दोनों केमिकल्स हैं, उनका रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होता है,
तो उसको हम कहेंगे सिस्टम बोलेंगे। और ये बाउंड्री है, और बाउंड्री के बाहर जो भी कुछ है ये क्या है, सराउंडिंग है। ये भी क्या है, सराउंडिंग। ये भी क्या है, सराउंडिंग। ये भी क्या है, सराउंडिंग। ऊपर भी, इधर भी। इसका मतलब इर्द गिर्द जो भी है सराउंडिंग है। ये उसकी बाउंड्री है जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग कर देती है। अंदर जो केमिकल्स है वो सिस्टम है, ये इसकी बाउंड्री है, रिएक्शन वेसल। और उसके बाहर जो कुछ है उसको हम क्या कहेंगे, सराउंडिंग बोल देते हैं। तो ये सिस्टम हो गया। अब आते हैं सराउंडिंग। द पोर्शन portion of universe which makes one system is called surrounding. देखो यूनिवर्स का पोर्शन जो सिस्टम पर एक्ट करता है, यूनिवर्स का पोर्शन जो सिस्टम पर क्या करता है, एक्ट करता है। क्योंकि सराउंडिंग जो है वो सिस्टम पर एक्ट करती है। सराउंडिंग का इफेक्ट सिस्टम पर होता है, क्योंकि सबको कहते हैं सराउंडिंग गर्म है तो उसका हीट का तो सिस्टम की तरफ जा। अगर सिस्टम गर्म है तो वो हीट बाहर निकालेगा, वो सराउंडिंग में जाएगी। क्या हम कह सकते हैं, द पोर्शन ऑफ यूनिवर्स एक्सेप्ट सिस्टम। देखो यूनिवर्स का पोर्शन सिस्टम के अलावा, ये सिस्टम है ना, इसके अलावा जो भी कुछ है सराउंडिंग है, मतलब सिस्टम को छोड़ दिया आप लोग, बाकी जो भी एरिया है, जो भी रीजन है या जो स्पेस है उसको हम क्या कहेंगे, सराउंडिंग बोल देते हैं। देखिए हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था जो हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड के थ्रू किस तरह से वेक्टर्स को ऐड करते हैं उसके बारे में हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे बेटा जो हमारे पास है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के। टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या होते हैं या वेक्टर की कितनी किस्में होती है बेटा, ठीक है। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स बेटा, ठीक है। टाइप्स ऑफ वेक्टर जो होते हैं वो हमने डिस्कस करने हैं कि वेक्टर की कितनी टाइप्स होती है बेटा। इसमें एक ऐसा वेक्टर होता है जिसको हम कहते हैं बेटा यूनिट वेक्टर बेटा। देखिए यूनिट वेक्टर का मकसद क्या होता है बेटा, वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड, वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड यूनिटी, ठीक है। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, तो ऐसे वेक्टर को हम कहते हैं कि ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मकसद है ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी हो या जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, तो ऐसे वेक्टर को हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। अब बेटा हर वन जो होता है ना वो यूनिट वेक्टर नहीं होता। क्या आप ये कह लें कि 1 मीटर पर सेकंड है वेलोसिटी, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन है और 1 न्यूटन जो फोर्स है, ये यूनिट वेक्टर्स है। तो इनको यूनिट वेक्टर्स नहीं कहा जाता। हर वन जो होता है वो यूनिट वेक्टर नहीं होता। ये वो वन होता है
जो हमें तब मिलता है जब किसी भी वेक्टर को अपने ही मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड करें। तो ऐसा वन जो होता है वो हमें जो मिलता है उसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर बेटा। यूनिट वेक्टर इज ऑब्टेन्ड यूनिट वेक्टर is obtained when vector is multiplied, vector is divided, vector is divided with its own magnitude बेटा। जब कोई भी वेक्टर अपने ही मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड होता है तो हमें जो वेक्टर मिलता है उसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। फॉर एग्जांपल बेटा कि अगर हमारे पास ए है, इसको ये स्पेशल वेक्टर है बेटा, ये स्पेशल वेक्टर है, आम वेक्टर नहीं होता, इसलिए क्योंकि ये स्पेशली हमें मिलता है, इसलिए इसकी जो सिंबल हम लेते हैं ना वो हेट लेते हैं, इसको हम ए हेट कहते हैं। ये हो जाता है बेटा इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ये हमें इस तरह से मिलता है बेटा। फॉर एग्जांपल अगर आप इसका एक एग्जांपल करें तो इसका एग्जांपल आप कर सकते हैं बेटा। सपोज करें वेक्टर ए है, ये 100 मीटर पर सेकंड अलोंग ईस्ट बेटा, ये 100 मीटर पर सेकंड अलोंग ईस्ट है बेटा। अब अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ये हो जाएगा बेटा 100 मीटर पर सेकंड। अब अगर इसका हम यूनिट वेक्टर निकालोगे बेटा तो इसका यूनिट वेक्टर ए हो जाएगा इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू बेटा 100 मीटर पर सेकंड ईस्ट अपॉन आप करोगे 100 मीटर पर सेकंड, ये बचेगा आपके पास बेटा 1 ईस्ट। तो ये एक ऐसा वेक्टर होता है जो बेटा इसका कोई यूनिट नहीं होता, ये वेक्टर यूनिट लेस है, जिसका यूनिट नहीं होता उसका डायमेंशन भी नहीं होता। तो आप कह सकते हैं कि हर 1 यूनिट वेक्टर नहीं होता। जैसे अगर 1 मीटर पर सेकंड हो तो ये 1 मीटर पर सेकंड यूनिट वेक्टर नहीं कहलाएगा, इसलिए कि 1 मीटर पर सेकंड के साथ यूनिट है और यूनिट वेक्टर का यूनिट नहीं होता, क्योंकि ये वो वेक्टर होता है, ये वो 1 होता है जो हमें तब मिलता है जब किसी भी वेक्टर को अपने ही मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड करते हैं तो हमें जो वेक्टर मिलता है उसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। अब इसकी अगर प्रॉपर्टीज करें बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट वेक्टर में पहली प्रॉपर्टी कौन सी है कि इट इज नो यूनिट नो डायमेंशंस बेटा। किसमें होता है? ईस्ट में। इसलिए आप कहेंगे कि ये जो यूनिट वेक्टर होता है ये हमेशा उस वेक्टर के साथ पैरेलल होता है जिस वेक्टर का वो होता है। ये ए वेक्टर का है तो ए वेक्टर भी ईस्ट में है और इसका यूनिट वेक्टर जो होता है ये भी किस तरफ होता है बेटा? ईस्ट की तरफ होता है। ठीक है, और ये जो होता है बेटा यूनिट वेक्टर बेटा, ठीक है, यूनिट वेक्टर जो होता है ओनली यूनिट वेक्टर only specify direction of
गिवन वेक्टर, यूनिट वेक्टर किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन स्पेसिफाई करता है बेटा। ठीक है, ये डायरेक्शन कैसे करता है बेटा? सम स्पेशल यूनिट वेक्टर्स बेटा, के कुछ स्पेशल यूनिट वेक्टर्स होते हैं बेटा, जिसको कहा जाता है रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स बेटा। रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स होते हैं बेटा। अब सपोज करें बेटा कि एक वेक्टर आपके पास यूनिट वेक्टर है 1 ईस्ट बेटा, इसको हम कहते हैं आई बेटा। ये हम फिक्स कर देते हैं। अगर कोई भी यूनिट वेक्टर है, कोई भी वेक्टर है 1 ईस्ट, उसको आई से जाहिर किया जाता है। ठीक है, आई जो होता है ना, ये यूनिट वेक्टर है। इस आई का मैग्नीट्यूड 1 होता है और ये एक ऐसा यूनिट वेक्टर होता है जो ईस्ट डायरेक्शन को जाहिर करता है। और जो होता है बेटा, अगर आप कहें एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जो वेस्ट में है, तो वो माइनस आई होता है। ठीक है, अब अगर दूसरा आप करें बेटा, तो इसके अंदर अगर आपके पास कोई 1 नॉर्थ है बेटा, तो उसको यूनिट वेक्टर जे से जाहिर करेंगे। और अगर कोई 1 साउथ है बेटा, तो उसको माइनस जे से जाहिर करते हैं। और तीसरा होता है बेटा कि अगर कोई 1 अपवर्ड होता है बेटा, तो के से जाहिर करते हैं। और अगर कोई 1 डाउनवर्ड होता है बेटा, तो आप कहेंगे कि इसको माइनस के से जाहिर करते हैं। ठीक है, अब ये कैसे बनते हैं? आवाज का मसला है क्या बेटा? आवाज का इश्यू आ रहा है क्या? तो जिसके पास आ रहा है ना, उसका नेटवर्क का इश्यू है, बाकी किसी के पास नहीं आ रहा। 2-3 बंदे जिनके पास नहीं रहा। अब ये कैसे आता है बेटा? इसका मैं एक आपको प्रूफ देता हूँ बेटा। सपोज करे बेटा 1 ईस्ट जो होता है, उसको आई कैसे कहा जाता है? देखिए बेटा, वही सेम वेक्टर ए इज इक्वल टू 100 मीटर पर सेकंड और इसका डायरेक्शन ईस्ट है। अगर आप इसका यूनिट वेक्टर निकालोगे तो ये हो जाएगा वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए 100 मीटर पर सेकंड ईस्ट अपॉन होगा 100 मीटर पर सेकंड। तो ये हो जाएगा बेटा 1 ईस्ट, और 1 ईस्ट को हम आई लिखते हैं क्योंकि ये यूनिट वेक्टर बनता है बेटा। ये इस तरह से 1 ईस्ट जो होता है उसको आई की सिंबल से जाहिर किया जाता है। इसी तरह से अगर कोई नॉर्थ होगा, साउथ होगा, तो उसको इस तरह से माइनस और प्लस के साथ जाहिर किया जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर बेटा हम करते क्वेश्चन। ठीक है, अब इसके अंदर आप क्वेश्चन करते हैं, इफ ए इज इक्वल टू 2i प्लस 2j प्लस k, फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल जो ए बेटा, कि इसके अंदर जो यूनिट वेक्टर आपको फाइंड करना है वो कौन सा यूनिट वेक्टर बेटा फाइंड करना है? पैरेलल टू वेक्टर ए फाइंड करना है बेटा। इस तरह से कि अगर आपके पास कोई यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द ए जो है वो आप फाइंड कर लें कि यूनिट वेक्टर पैरेलल टू ए कौन सा होता है। अब यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट होता है, ये चीज जो होती है, ये चीज इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पैरेलल टू ए होता है बेटा। अब इसका कैसे करोगे बेटा? आप इस तरह से करोगे, वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i प्लस 2j प्लस होता है बेटा के, आप इसका मैग्नीट्यूड निकाले बेटा। इसका मैग्नीट्यूड आप निकालोगे 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू होगा बेटा अंडर रेडिकल 9 इज इक्वल टू
3 यूनिट्स हो जाएगा बेटा इसका मैग्नीट्यूड। अब इसका यूनिट वेक्टर निकाले बेटा, इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए 2i 2j प्लस के अपॉन 3 इज इक्वल टू 2 अपॉन 3i प्लस 2 अपॉन 3j प्लस 1 अपॉन 3 के, ये आ जाएगा बेटा यूनिट वेक्टर। अब इसका आप कहेंगे कि इसका मैग्नीट्यूड जो होता है बेटा वो क्या, इसका मैग्नीट्यूड भी जो होता है बेटा वो ठीक है, ये आपके पास आ गया यूनिट वेक्टर बेटा। अब यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, क्या इसका मैग्नीट्यूड 1 है? आप करके देख ले बेटा इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड आप इस तरह से करके देख ले बेटा। अगर आप करोगे बेटा तो 2 अपॉन 3 होल स्क्वायर 2 अपॉन 3 होल स्क्वायर 1 अपॉन 3 होल स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास बेटा 4 अपॉन 9 4 अपॉन 9 1 अपॉन 9 इज इक्वल टू अंडर रेडिकल 9 अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। इसका भी आप देख सकते हैं बेटा कि इसका जो मैग्नीट्यूड आता है वो 1 आता है। तो ये आप इस तरह से कह सकते हैं बेटा कि ये जो होता है इस तरह से 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो ये जो होता है ये मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर, ये जो भी निकला इसका मैग्नीट्यूड भी जो होता है वो 1 होता है बेटा, ठीक है। अब इसके अंदर एक और क्वेश्चन भी होता है बेटा, इसके अंदर दूसरा क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि फाइंड वैल्यू ऑफ m if a is equal to ma is a unit vector। ये क्वेश्चन भी इसी फॉर्मेट के अंदर आता है बेटा कि आपसे पूछा गया है कि m की वैल्यू बताएं जब a जो है वो यूनिट वेक्टर है बेटा। आपको पता है बेटा इफ a is equal to I माइनस 2j प्लस mk, अगर a यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा बेटा 1 होगा। अगर a यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा बेटा। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालें, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा बेटा इस तरह से I 1 है 1 स्क्वायर माइनस 2 प्लस m स्क्वायर, इसको कर सकते हैं बेटा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा, ये आप कर सकते हैं बेटा इस तरह से कि ये होगा 1 प्लस 4 बेटा, ये होगा 5 प्लस m स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स इज इक्वल टू 5 प्लस m स्क्वायर होगा 1 माइनस 5 बेटा। स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो अंडर रेडिकल हट गया बेटा। तो आप यहाँ पे कर सकते हैं बेटा m स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4, तो m हो जाएगा अंडर रेडिकल माइनस 4, ये आ जाएगा इसका आंसर। m की वैल्यू जो होती है बेटा वो कितनी हो जाएगी -4 अगर होगी तो ये जो होगा ये कौन सा होगा, ये यूनिट वेक्टर हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो आप ये कह सकते हैं बेटा कि इस तरह से जो है वो आप इसको लिख सकते हैं कि ये जो होता है इस तरह से यूनिट वेक्टर होगा बेटा, और ये किसके बराबर हो जाएगा -4 के होगा बेटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास, आप कह सकते हैं बेटा कि अगर -4 होगा तो ये यूनिट वेक्टर हो सकता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। आप इसको प्रूव कर ले कि हमने जो सही निकाला है ये गलत निकाला है, आप इसका प्रूव कर ले, अगर मिस्टेक है तो करेक्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू I बेटा -2j और प्लस अंडर रेडिकल -4 ऑफ k बेटा, ठीक है। तो अगर इस तरह से आप करें बेटा तो इसका जो होता है ये किस तरह से जो है वो आता है, जवाब आता है 1 आता है या नहीं आता, ठीक है। तो आप इसको करें बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 1 स्क्वायर -2 होल स्क्वायर बेटा प्लस अंडर रेडिकल -4 होल स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a हो जाएगा बेटा 1 प्लस 4 बेटा
+4 इज इक्वल टू, बेटा यहाँ पे हो जाएगा हमारे को, सॉरी बेटा ये जो होगा इस तरह से होगा बेटा, ये प्लस होगा और ये अंडर रेडिकल से आएगा -4 होगा बेटा, +4 और माइनस कैंसिल होगा, 1 इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये बेटा अंडर रेडिकल का है। अगर अंडर रेडिकल का स्क्वायर निकाल लोगे तो अंडर रेडिकल खत्म हो जाएगा, -4 होगा तो इसका यूनिट जो वो मैग्नीट्यूड भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास हुआ बेटा यूनिट वेक्टर। लेकिन ये जो मेथड है ये तब इस्तेमाल किया जाएगा जब पैरेलल, अगर परपेंडिकुलर होता है तो उसका जो है वो मेथड अलग होता है, वो आगे डिस्कस करते हैं। कि अगर इसी क्वेश्चन के अंदर आ जाए फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर, तो उसका क्वेश्चन का जो तरीका होता है वो अलग होता है बेटा, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारे पास दूसरा होता है बेटा वो होता है नल वेक्टर, या जो होता है बेटा ये होता है जीरो वेक्टर। नल वेक्टर या जीरो वेक्टर किसको कहा जाता है, ठीक है। नल वेक्टर या जीरो वेक्टर का मकसद है वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड जीरो बेटा, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है उसको नल वेक्टर कहा जाता है बेटा। अब अगर इसका अगर मैग्नीट्यूड जीरो होता है तो इसका वेक्टर को क्यों हम कहते हैं बेटा, जैसे वो हमारे पास वेक्टर है यूनिट वेक्टर, उसका कोई यूनिट नहीं होता तो उसको वेक्टर क्यों कहते हैं, इसलिए बेटा कि वो हमें मिलता है वेक्टर को अपने ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने से, और वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्केलर होता है। जब वेक्टर को डिवाइड किया जाता है स्केलर के साथ तो जवाब जो भी होता है उसको वेक्टर कहना पड़ता है। इसलिए यूनिट वेक्टर जो होता है वो वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड मींस वेक्टर डिवाइडेड बाय स्केलर, और उसका जवाब हमेशा कौन सा होता है, वेक्टर। इसलिए हम 1 को वेक्टर कहते हैं विदाउट एनी यूनिट, हमें कहना पड़ता है क्योंकि रूल है कि वेक्टर डिवाइडेड बाय स्केलर इज ऑलवेज वेक्टर। इसी तरह से एक और रूल भी है कि जब दो इक्वल ऐसे वेक्टर हो जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो बट डायरेक्शन अपोजिट हो, उनको जब आपस में ऐड करेंगे तो उनका रिजल्टेंट जो आएगा वो 0 आ जाएगा। तो दो वेक्टर को ऐड करने से अगर 0 आता है तो वेक्टर को ऐड करने के बाद हमेशा वेक्टर मिलता है, तो उस 0 को भी हमें वेक्टर कहना पड़ता है। तो ये भी एक स्पेशल वेक्टर है बेटा। नल वेक्टर is obtained when vector is added when two vectors having equal magnitude but opposite direction are added। अगर दो वेक्टर्स हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक वेक्टर जो F1 हो ये 10 न्यूटन है बेटा, और ये जो F2 है बेटा ये इस तरह से 10 न्यूटन है, तो आप देख सकते हैं बेटा कि मैग्नीट्यूड ऑफ F1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ F2, बट F1 और F2 के डायरेक्शन अपोजिट है, देयरफॉर F2 को आप कर सकते हैं कि नेगेटिव ऑफ F1 है, क्योंकि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो डायरेक्शन अपोजिट हो तो उसको आप कह सकते हैं कि ये जो होता है ये इस तरह से अपोजिट होगा बेटा। तो आप इस तरह से कहेंगे बेटा कि F1 प्लस F2 इज इक्वल टू F1 माइनस, ठीक है, F1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि ये F1 है और इसका नेगेटिव है, तो F1 और उसका नेगेटिव जो होगा ये एक दूसरे से करेंगे, तो ये जो 0 आएगा इस 0 को हम कहते हैं नल वेक्टर। तो ये नल वेक्टर इसलिए बिकॉज रिजल्टेंट ऑफ एडिशन
of two vectors is always vector। इसलिए कहते हैं कि जो भी रिजल्टेंट होता है दो वेक्टर की एडिशन का, जो भी रिजल्टेंट होता है वो इस वेक्टर होता है। इसलिए अगर ये भी हमारे पास इस तरह से वेक्टर आता है तो ये जो जीरो आता है, इसको जीरो को भी हम क्या कह सकते हैं, इसको भी हम कहेंगे कि ये जो है वो वेक्टर है। ठीक है, बाकी जो है वो टाइप्स इंशाल्लाह कर ले सकते।